नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से नित्यम क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी मुलाकात लगभग 7 या 8 दिन बाद हो रही है। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था प्यारे विद्यार्थियों। हमारा टॉपिक चल रहा था मनुष्य का पाचन तंत्र या मनुष्य में पोषण। तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं ताकि हमारे आगे आने वाला जो टॉपिक है वो इससे संबंधित ही है। तो हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं, जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से शुरू होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्टिंग होता है। और जब हम भोजन को अपने मुख के अंदर रखते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। जैसे हम जटिल भोज्य पदार्थों को अपने मुख के अंदर रखते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। ठीक है। अब उस अंतर्ग्रहण के बाद हमारे उस भोजन का क्या पाचन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उन कठिन भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब बात करते हैं अवशोषण। जितना भी हमारा पचित जो भोजन है, पचने के बाद जितना भी हमारा पचित भोजन है, उस पचित भोजन को हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिखा है स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद उन पचित भोजन का क्या करते हैं, हमारी कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, उसने जीव द्रव्य का निर्माण करता है और एनर्जी की फॉर्म में वो क्या होता है, उसका निर्माण होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जितना भी अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। अब देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं। क्रियाविधि क्या होती है, हमने मुख द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया, वो क्रिया क्या कहलाए, हमारी अंतर्ग्रहण। अब हमारी इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, उन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने के लिए क्या होते हैं, हमारे मुख में दांत प्रेजेंट होते हैं। और 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इंसाइजर। यही 4 प्रकार के दांत उस भोज्य गणों को क्या करते हैं, सरल अणुओं में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद हमारी इसी बक्कल कैविटी में क्या होती है, लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, जो उनमें लार मिलाती है। और मिलाती है क्योंकि उस भोज्य कण को अमाशय तक जाना है और यहां से भोजन कहाँ आता है, हमारी ग्रास नली में आता है। और ग्रास नली में क्या होती है, क्रमाकुंचन गति होती है, जिस कारण वो भोजन के कण आगे सर्वाइव होते हैं। तो जैसे ही भोजन हमारा क्या होता है, इस अमाशय में आता है। अमाशय में क्या होता है, तो अमाशय से हमारी कुछ जठर ग्रंथियों से जठर रस का क्या होता है, श्रावण होता है। उस जठर रस में 3 कारक होते हैं। एक को क्या होता है, हमारा HCl, पेप्सिन और रेनिन। वे क्या काम करते हैं, HCl क्या काम करता है कि भोजन के साथ जो आए हुए बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको मारने का काम करता है। और रेनिन और पेप्सिन क्या करते हैं, उनसे प्रोटीन निकालने का काम करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए पिछली वीडियो में हमने अमाशय तक आपको करा दिया गया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारा आगे का पोर्शन क्या रहेगा। तो बड़े ध्यान से समझना है एक एक चीज आपको कि ये होती कैसे है। अब देखिए, जैसे ही भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाता है, यहां पर ये जो आपको सी आकार की एक नली दिख रही होगी, ये छोटी आंत का भाग होती है और उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे ही भोजन इस ग्रहणी भाग में पहुंचता है तो यहां पर अग्नाशय से अग्नाशय रस आके मिलता है और यकृत से पित्तरस आके मिलता है। अब एक कंफ्यूजन में आपका दूर कर दूं प्यारे विद्यार्थियों कि यहां से जो पित्तरस जो बनता है, पित्तरस जो बनता है यहां पर पित्ताशय में बनता है और यकृत में उस पित्तरस का क्या होता है, वो स्टोर होता है और यहीं से उसका सीक्रेशन होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या होता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस और यकृत से पित्तरस आगे उसमें मिलता है। अब देखिए यहां पर 2 प्रकार के रस आकर इसमें मिल गए हैं। एक मैंने आपको बताया पित्तरस और एक क्या होता है, अग्नाशय रस। पित्तरस कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। मैंने आपको बताया जो हमारा पित्तरस होता है, पित्तरस कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। लेकिन अग्नाशय रस को हम क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण पाचक एंजाइम बोलते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम हम उसको बोलते हैं। अब देखिए पित्तरस का काम क्या होता है। अब देखिए यहां पे जो हमारा इस अमाशय के अंदर
भोजन का जो माध्यम था वो था, क्या होता है हमारा, अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ पर HCl पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही भोजन ग्रहणी भाग में आता है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आता है, तो ये पितरस क्या काम करता है, इसके माध्यम को अक्षारीय बनाता है, अक्षारीय बनाता है। ठीक है, और अक्षारीय माध्यम में ही जो अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं भाई, क्रियाशील होते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अग्नाशय रस में ही जिस भोजन से हमको क्या मिलती है भाई, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो मिलती है, इस अग्नाशय रस में उन प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। जैसे अब वो बात करें कि क्या बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर एक बात, अग्नाशय रस में, अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए, प्रोटीन हमें किससे मिलता है, भोजन से। प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है, एमाइलेज, अमाइलेज। वसा के पाचन के लिए लाइगेज, और प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, इसमें इरेप्सिन एंजाइम होता है, इरेप्सिन। ठीक, ये तीनों प्रकार के एंजाइम क्या काम करते हैं भाई, इन प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, इनको तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ क्या होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में कौन तोड़ता है, इरेप्सिन। वसा को वसीय अम्ल में कौन कन्वर्ट करता है, लाइगेज एंजाइम। और कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज में कौन, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में कौन कन्वर्ट करता है, अमाइलेज एंजाइम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए हम यहां थे, कहां थे, ग्रहणी भाग में। ग्रहणी भाग में भोजन के कण का लगभग अधिकांश पाचन हो जाता है। क्या कहा मैंने कि इस छोटी आंत के ग्रहणी भाग में लगभग भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। तो जैसे ही भोजन इस ग्रहणी भाग से छोटी आंत के अगले हिस्से में आता है, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हम भाई इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इलियम बोलते हैं। ये बताने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी छोटी आंत होती है, ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में क्या होती है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे जो मांसाहारी जंतु होते हैं, जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें इस छोटी आंत की लंबाई कम होती है, कम होती है। ठीक है, और जो जीव जंतु घास खाते हैं, जो उनमें क्या होती है, इनकी लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि सेल्यूलोज का वो पाचन करती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए कहां थे हम, जैसे ही भोजन ग्रहणी भाग से छोटी आंत के अगले वाले हिस्से में आता है, यानी कि इलियम में आता है, तो यहां पर इस इलियम में क्या होता है, कुछ इसकी आंतरिक रूप से कुछ संरचनाएं ऐसी होती है, इसके अंदर कुछ उंगली के समान संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं भाई, रसांकुर बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। और इन रसांकुरों के ऊपर ही कुछ बाल के समान संरचनाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, माइक्रोविलाई बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, यानी कि सूक्ष्म रसांकुर उनको हम बोलते हैं। उनका काम क्या होता है कि जितना भी यहां से क्या निकलता है, हमारा आंतररस निकलता है। क्या निकलता है, आंतररस निकलता है। उस आंतररस में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लाइगेज, ग्लैक्टेज, लैक्टेज और क्या कहते हैं, इरेप्सिन। वे क्या काम करते हैं, शर्करा को ग्लूकोज में और कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वो या प्रोटीन को अमीनो अम्लों में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए जैसे ही छोटी आंत से भोजन कहां पे जाता है, हमारी बड़ी आंत में जाता है। मैंने आपको बताया कि छोटी आंत में भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। तो जैसे ही भोजन हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, अब जितना पाचन होना होता है हो जाता है, लेकिन फिर भी उस हमारे भोजन के कण में कुछ जल और कुछ खनिज लवण रह जाते हैं। तो उन जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य किसका होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो बड़ी आंत का होता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है, वो उनसे जल और कुछ खनिज लवणों को क्या कर लेती है, वो अवशोषित कर लेती है। और इस अवस्था में बड़ी आंत में जो भोजन होता है वो अर्ध ठोस अवस्था में होता है, या सॉरी अर्ध तरल अवस्था में होता है।
ठीक है, जिसको समय समय पर क्या होता है, इस एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, बही अक्षेपण इसको हम कहते हैं। दोबारा आप समझिएगा, मैंने आपको बताया कि जैसे ही अमाशय से भोजन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आता है, तो यहां से अग्नाशय से अग्नाशय रस और यकृत से पितरस इसमें आके मिलता है। पितरस क्या काम करता है, पितरस कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, ये उस माध्यम को अक्षारीय बनाता है। क्यों? क्योंकि अग्नाशय में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो उस अक्षारीय माध्यम में ही क्या होते हैं, वो क्रियाशील होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं भाई, इरेप्सिन, लाइगेज और एमाइलेज एंजाइम होते हैं, जो क्या काम करते हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, वो पाचन करते हैं। उसके बाद जो भोजन के जो कण हैं वो छोटी आंत के अगले भाग में आते हैं, यानी कि इलियम में आते हैं। और इस इलियम में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं भाई, छोटे से प्रवर्ध निकले रहते हैं। उनका काम क्या करता है, वे भोजन के अवशोषण अक्षमता को बढ़ाते हैं। यानी कि जितने ही वो उंगली के समान संरचना होती है, वो उस भोजन की इस छोटी आंत की अवशोषक सतह को वो बढ़ाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा भोजन का पाचन हो सके। और जैसे ही भोजन बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत में क्या होता है, उस भोजन के कण से क्या करता है, जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर लिया जाता है। और समय समय पर इस एनएस के द्वारा उस भोजन के कण को, उन भोजन को जो अर्ध तरल अवस्था में होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं बड़े ध्यान से। प्रारंभ में मैंने आपको क्या बताया कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो 5 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। अंतर्ग्रहण का क्या मतलब है कि भोजन को कण को अपने मुख गुहा के अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पाचन। अवशोषण, अब जो पचित भोजन है उनका क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन के कण से नए जीव द्रव्य का निर्माण करना या एनर्जी का निर्माण करना क्या कहलाता है भाई, स्वांगीकरण। और अपचित भोजन, यानी कि जितना भी अपशिष्ट पदार्थ जो बचा है पाचन के बाद, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है भाई, बही अक्षेपण कहलाता है। अब जैसे मैंने आपको क्रियाविधि बताई है, तो शायद आपको ध्यान रह जाए कि हमने भोजन के कण को क्या किया, ग्रहण किया। और हमारी इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो भोजन के कण को पीसते हैं। और पीसने के बाद वो भोजन कहाँ आता है, ग्रास नली में, ग्रास नली या ईसोफेगस में। यहाँ पे कर्माकुंचन गति होती है। कर्माकुंचन गति के कारण भोजन कहाँ आता है, हमारे अमाशय के अंदर। जैसे ही भोजन अमाशय में आता है, तो अमाशय की जठर ग्रंथियों से क्या होता है, जठर रस का श्रावण होता है। उस जठर रस में 3 कारक होते हैं, HCl, रेनिन और पेप्सिन। वे भोजन के कण को क्या करते हैं, रेनिन क्या करता है, दूध से प्रोटीन को अलग करता है, और पेप्सिन क्या करता है, उस प्रोटीन को पेप्टाइड या पेप्टोन में तोड़ता है। तो जैसे ही भोजन हमारी छोटी आंत के ऊपर वाले भाग में आता है, ग्रहणी भाग में, तो अग्नाशय से अग्नाशयरस, यकृत से पितरस इसमें आगे मिलता है। पितरस क्या काम करता है, भोजन के माध्यम को क्या करता है, वो अक्षारीय बनाता है। क्यों? क्योंकि जो अग्नाशय रस जो उपस्थित जो एंजाइम है, वो उस अक्षारीय माध्यम में ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अब वो क्या काम करते हैं भाई, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, वो पाचन करते हैं। और भोजन कहाँ जाता है, इलियम में जाता है। सेम यही काम इलियम में होता है। यहाँ पे इलियम से आंतररस निकलता है। यहाँ आंतररस से 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। वैसे क्या होते हैं, वो ग्लैक्टेज, लैक्टेज, माल्टेज होते हैं। वे क्या काम करते हैं, जो पचित जो हमारे पास ग्लूकोज है, उसको ग्लूकोज, शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और पचित प्रोटीन को इरेप्सिन क्या काम करता है, उसको अमीनो अम्लों में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। अब भोजन कहा जाता है हमारा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का पाचन छोटी आंत में ही कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ बड़ी आंत का काम क्या होता है कि उस भोजन के कण में जो जल और खनिज लवण है, उनको क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है या अवशोषित करता है। और यहाँ जो भोजन होता है वो अर्धतरल अवस्था में होता है, जिससे समय समय पर एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एक ही बात मैंने एक और बात बताई कि इस छोटी आंत की लंबाई विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में क्या होती है, वो अलग अलग होती है। यानी कि जो जीव जंतु मांसाहारी होते हैं उनमें ये छोटी होती है, और जो जीव जंतु घास खाते हैं, जैसे शाक झाड़ी वो खाते हैं, उनमें क्या होती है, ये बड़ी होती है, क्योंकि वो सेल्यूलोज के पाचन के लिए होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई आपको इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नित्यम क्लासेस के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना भरोसा
आप बनाए रखिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।